लता सुबह सुबह मंदिर में पूजा करके तुलसी को जल चढ़ा रही होती है। तभी उसका पति राजवीर टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के बाहर जा रहा होता है। लता उसे पीछे से आवाज दे के रोकती है। रुकिए जरा, आप कहाँ चलती सवारी सुबह सुबह तैयार होकर? एक पैर आपका कबर में अटका हुआ है और दूसरा पाँव केले के छिलके पर। फिर भी जवानी आ रही है और फैशन करके जा रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे पैर कब्र में अटके हुए हैं? अरे इस उम्र में तुम्हें अपने पति को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती क्या? जो सच है वही बोल रही हूँ। सच बोलने में कैसी शर्म? तुम्हारी नजर में तुम्हारे पति की कोई इज्जत है भी या नहीं? अरे जरा सोच समझ कर मुंह खोला करो। और वैसे भी कितनी बार तुमसे कहा है, जब भी कोई बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से मत टोका करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप इस बुढ़ापे में जवान बनकर कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह इंसान क्लब में तो जाएगा नहीं, अरे सैर करने ही जाएगा ना, तो वहीं जा रहा हूँ। अब तुम्हें उसमें भी परेशानी है क्या? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इतना सच संवर के जाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि जवान वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलने से आप जवान नहीं हो जाओगे, रहोगे तो आप बूढ़े ही ना। अरे बुढ़िया होने का ज्यादा शौक है तो तुम बनो ना। अरे मुझे बुढ़ा क्यों बोलती रहती हो? अरे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी भी बाहर रोड पे खड़ा हो जाऊँ ना तो लड़कियों की लाइन लग जाए। ये सब छोड़ो, मैं चला। जगवीर गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है और लता भी मुंह बना के घर के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद जगवीर हाथों में लाल गुलाब लिए अपने घर वापस आता है। उसके हाथों में लाल गुलाब देखकर लता बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, क्या बात है जी, आज आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। लगता है तभी आप मेरे लिए गुलाब लेकर आए हो। बुढ़ापा आ गया है, लेकिन जवानी के शौक अभी तक नहीं गए आपके। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम होश में हो या नहीं? अब मैंने आपको ऐसा क्या बोल दिया जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं होश में ही नहीं हूँ? क्योंकि ये गुलाब तो मैं तुम्हारे लिए लाया ही नहीं हूँ। अगर आप ये गुलाब मेरे लिए नहीं लाए तो फिर लाए किसके लिए हैं? अब इस बुढ़ापे में किसका दिमाग खराब हो गया जिसने आपको गुलाब दे दिया है? अरे मैं तो तुम्हारी ही नजर में बुढ़ा हूँ। अरे बाकियों की नजर से देखो, उनकी नजर में तो मैं जवान हूँ। 2 दिन बाल काले ना करो ना तो आप मेरे भी बाप लगते हो। दांत मुंह में सब नकली है, खाल सब पहले से लटक रही है और चले हैं अपने आप को जवान कहने वाले। कोई पागल ही होगा जिसने तुम्हें जवान समझ लिया होगा। अरे लता, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। अभी मैं जवान हूँ। बहू बेटे वाले हो गए हो आप। अपने आप को अभी तक जवान समझ रहे हो। जाओ, जाकर अपनी गलतफहमी दूर करो, साथ में उसकी भी जिसने आपको गुलाब दे दिया। जवानों वाले कपड़े पहनने से ना कोई जवान नहीं हो जाता है। जगवीर और लता के बीच में अच्छी खासी बहस हो रही होती है। तभी उनकी बहू पायल वहाँ आती है और दोनों को आपस में बहस करते हुए देख के बोलती है, मम्मी पापा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्यों बहस कर रहे हैं आपस में आप लोग? कुछ नहीं बहू, तेरे ससुर को ना जवानी चढ़ रही है बुढ़ापे में, उसी बात पर बहस चल रही है। आज ना इन्हें किसी औरत ने गुलाब दिया है और ये गाना गा रहे हैं, मैं तो अभी जवान हूँ। तो ठीक है ना माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? पापा जी तो अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी करिए। आपको किसने रोका है? फिर लोग आपको भी गुलाब देंगे। बहू, मुझे हर चीज ना उम्र देखकर अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि 50 की उम्र में 25 वाले काम करूं। मुझे अपनी हद और अपनी चीजों का अच्छे से पता है, जो तुम्हारे पापा जी को नहीं पता। माँ जी शांत हो जाइए, आप अपनी लाइफ जिए और उनको उनकी जीने दीजिए। जिसमें आपकी खुशी हो आप वो करिए और जिसमें पापा जी की खुशी है उनको वो करने दीजिए। अपनी बहू की बात सुन के लता एकदम शांत हो जाती है। ये देखकर जगवीर लता को देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लता और पायल वहाँ से चली जाती हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन पायल मार्केट से घर आ रही होती है। तभी वो अपने ससुर को अपनी पड़ोसन की बहन कम्मो के साथ पार्क में बैठे हुए देख लेती है, जो कि उसे गुलाब दे रही होती है। तभी वो चुपके से उनके पास जाती है
और एक पेड़ के पीछे छुपकर वो उनकी सारी बातें सुनती है, जिसमें जगवीर कम्मो से बोल रहा होता है। तुम मुझे रोज फूल देती हो, अब मुझे अच्छा लगता है। तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तो आपको इतना पसंद करती हूँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना, मैं आपसे शादी कर लेती। लेकिन मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और तुम जवान हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप और बूढ़े? किसने कह दिया? किसकी आंखें फूट गई है? अरे वो तो मेरी पत्नी बोलती रहती है, अब मैं तो अपने आप को जवान ही समझता हूँ। वो आपसे जलती होंगी, क्योंकि आप बूढ़े में भी जवान लगते हो और वो खुद बूढ़ी लगती है, इसलिए वैसे भी मैं आपको पसंद करती हूँ। तो एक काम करेंगे, कल पार्क में नहीं मिलेंगे, कर दोपहर को किसी होटल में चलते हैं, वही लंच करेंगे और घूमेंगे। जी बिल्कुल, चलिए, आपके साथ घूमने को मिलेगा और क्या ही चाहिए मुझे। मैं तो ये सोच रही हूँ आज की रात मेरी कैसे कटेगी। पायल कम्मो और अपने ससुर जी की सारी बातें सुनने के बाद वो खुद से बोलती है। ससुर जी, पर तो कुछ ज्यादा ही जवानी का भूत चढ़ा है, अब इसे उतारना ही पड़ेगा। मेरी सासू माँ को छोड़कर दूसरे के साथ ये लंच करने जाएंगे, उनको घुमाएंगे, इन्हें तो मैं बताती हूँ। पायल चुपचाप घर आ जाती है, तभी उसकी सास उससे बोलती है। बहू, तू सिर्फ अपने घर के लिए सामान लेने गई थी या फिर पूरे पड़ोसियों के लिए? कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, सामान तो सिर्फ अपने घर के लिए लेने गई थी, लेकिन वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद मेरे पैर वहीं जम गए। बहू, तू ये बातों को क्या घुमा रही है? साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती है तू? माँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ससुर जी को सच में कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ी है। वो उस दिन सच बोल रहे थे, उनको किसी ने गुलाब दिया था और रोज वो जो गुलाब लेकर घर आते हैं वो उन्हें कोई देती है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कौन है वो नासपिटी करमजली जो इन्हें गुलाब दे रही है? माँ जी, हमारी पड़ोसन की बहन है ना कम्मो, उसकी इतनी उम्र हो गई है, आज तक खुद का घर तो बसा नहीं पाई, लेकिन आपका घर जरूर तोड़ने में लगी हुई है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती हूँ। हाँ, वो मुझे चिढ़ा सकते हैं क्योंकि मैं उन्हें बूढ़ा बोलती हूँ, लेकिन वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। माँ जी, अगर मैंने सारी चीजें अपनी आँखों से नहीं देखी होती तो मैं कभी विश्वास नहीं करती, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा और सुना है। तब तो तूने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया होगा, क्योंकि तू इन कामों में बहुत तेज है। अरे नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा फोन घर पर रह गया था जल्दीबाजी में, लेकिन मैंने आपको जो बोला है वो एकदम सच है। ये साबित करने के लिए आपको कल मेरे साथ ससुर जी के पीछे चलना होगा। सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा कि इस बुढ़ापे में उनको कितनी जवानी चढ़ी है। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। मैं भी तो देखूं जरा, क्यों मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। लता और पायल आपस में बातें कर ही रही होती है, तभी जगवीर वहाँ आता है। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने पति को कुछ नहीं बोलती है। वही दूसरी तरफ जगवीर गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चला जाता है, ये सोचकर कि कल वो कम्मों के साथ लंच करेगा और घूमने जाएगा। अगले दिन वो तैयार होकर लंच के समय बाहर जाने लगता है, तभी लता बोलती है। आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? लंच का समय हो गया है, चलिए लंच कर लीजिए। नहीं, मैं लंच नहीं करूँगा। आज मेरा लंच मेरे दोस्त के साथ है, तुम लोग करो और दोबारा पीछे से मत टोकना। इतना अच्छा मूड है, बिना बात के खराब मत कर देना। जगवीर गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। लता और पायल भी उसके पीछे जाती है और लता कम्मो और अपने पति को साथ में देख लेती है। जगवीर बड़े ही प्यार से उसे अपने हाथों से खिला रहा होता है। ये सब देखकर लता का दिल जल जाता है और वो पास में पड़े डंडे को उठाकर जगवीर और कम्मो दोनों की खूब धुलाई करती है और जगवीर को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और उस दिन के बाद से एक घर में साथ रहने के बाद भी अपने पति से वो बात नहीं करती है और जगवीर पे चढ़ी जवानी का सारा भूत उतर जाता है। उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कोमल नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसकी माँ उसके पास आकर उससे कहती है, अरे कोमल, तू अब नहा कर निकली है? जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। तो क्या हुआ माँ, वो कौन सा भी शादी करने आ रहे हैं, देखने ही तो आ रहे हैं ना। थोड़ी सी देर लगेगी बस तैयार होने में, 5 मिनट रुक जाओ आप।
ठीक है फिर जल्दी से तैयार हो जा, वरना तेरे पापा घर को सर पर उठा लेंगे। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है और कोमल अपने कमरे के आईने के सामने बैठकर खुद को संवारने लगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद कोमल के घर पर लड़के वाले दस्तक देते हैं। नितिन अपनी माँ शांता के साथ कोमल के घर में आता है और जिसके बाद नितिन और शांता को देखकर राधा कहती है, आइए आइए शांता बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब ठीक रहा ना रास्ते में? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। अरे नितिन बेटा, चलो अंदर बैठो, मैं बस अभी कोमल को बुला कर लाती हूँ। अब कुछ देर में राधा कोमल के कमरे में जाती है। अरे कोमल, अभी तक तेरा साज श्रृंगार नहीं हुआ क्या? नीचे तुझे देखने वाले आ गए हैं, जल्दी बाहर चल। हाँ माँ, बस हो गई तैयार, अभी आती हूँ नीचे, आप चलिए। इतना कहकर राधा नीचे शांता के पास आती है और उसके पीछे पीछे कोमल भी आती है। कोमल सर पर पल्लू लटकाए एक संस्कारी लड़की की तरह नजर आ रही थी, जिसे देखकर नितिन उसे देखता रह जाता है और शांता कहती है, अरे वाह राधा बहन, आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। जितनी तारीफ सुनी थी उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है आपकी बेटी कोमल। अजी हो भी क्यों ना, आखिर इतने नाजों से जो पाला है हमने अपनी कोमल को। और वैसे भी आपका बेटा नितिन भी कुछ कम नहीं है, लड़का वकील है, देखने में सुंदर है, और क्या ही चाहिए हमें। अरे वो तो किस्मत की बात है, हमारे बेटे को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने ठान ही लिया कि वो एक वकील बनना चाहता है और आज वो अपने हुनर से कई लोगों को इंसाफ दिला चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा दामाद एक वकील बनेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। ऐसे ही कुछ देर दोनों परिवार के बीच बातचीत होती है और दोनों की सलाह और मंजूरी के साथ कोमल और नितिन की शादी पक्की हो जाती है। कुछ समय बाद कोमल और नितिन की शादी का वक्त भी पास आ जाता है और फाइनली एक दिन दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी की पहली रात जब कोमल नितिन के कमरे में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी, तभी नितिन का कॉल आता है और वो कोमल से कहता है, हेलो कोमल, यार सॉरी यार, एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना और आराम से सो जाओ प्लीज यार, सॉरी। लेकिन सुनिए जी। इतना कहने के बाद नितिन कॉल काट देता है और कोमल भी नितिन की परेशानी को समझते हुए कुछ नहीं कहती और वो सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी से उठकर नहा धोकर किचन में जाती है और सारा काम करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास शांता आ जाती है और उससे कहती है, बहू उठ गई तो रात को अच्छे से नींद तो आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन बहू नितिन कहाँ है? वो अभी तक नहीं उठा, रोज तो जल्दी उठ जाता था, आज उसे काम पर नहीं जाना क्या? वो माँ जी, रात को उनका कॉल आया था कि उन्हें काम की वजह से बाहर ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो रात को घर आए ही नहीं थे। हे भगवान, अब मैं इस लड़के का क्या करूं? माना कि काम जरूरी है, लेकिन कम से कम अपनी शादी की रात तो घर से बाहर न जाता। कोई बात नहीं माँ जी, काम भी तो जरूरी है। इतना कहकर कोमल अपने काम में लग जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पर नितिन आता है, जो कि अपना सर पकड़कर एक सोफे पर बैठ जाता है और उसे देखकर शांता कहती है, अरे बेटा, तुझे क्या हुआ ऐसे जो सर पकड़कर बैठा है? ज्यादा काम कर लिया क्या रात में? नहीं माँ, वो मेरे दोस्तों ने मुझे रात को काम के बहाने बाहर बुला लिया और बहुत सारी शराब पिला दी। अब मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा कर, अपने कमरे में जाकर आराम कर और मैं बहू को नींबू पानी लाने के लिए कहती हूँ। ठीक है माँ, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। तभी नितिन अपने कमरे में आराम करने जाता है और शांता कोमल को नींबू पानी ले जाने के लिए कहती है। कोमल जब नींबू पानी लेकर नितिन के पास जाती है तो नितिन नींबू पानी पीता है। नींबू पानी में नमक थोड़ा सा ज्यादा था। नितिन नींबू पानी के गिलास को फर्श पर फेंककर गुस्से में कोमल से कहता है, ये क्या है कोमल, तुम्हें नींबू पानी भी नहीं बनाने आता? अरे कितना नमक है इसमें, नमक की जगह जहर तो नहीं मिला दिया? मारना चाहती हो मुझे, मेरी जान लेना चाहती हो ना तुम? नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या पता तुम मुझे यहाँ मारने के इरादे से ही आई हो। अरे नींबू पानी में नमक की जगह जहर मिलाकर मेरी जान लेना चाहती हो ना? या तुम्हारा कहीं किसी से अफेयर चल रहा है? ये बताओ क्या बात है? नितिन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और भला आपकी जान क्यों लेना चाहूंगी मैं? अरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना
वरना अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ इस कमरे से। नितिन की बात सुनकर कोमल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिन को हो क्या गया है। आखिर कल ही तो इनकी शादी हुई थी, फिर वो इस तरह से क्यों कोमल से बात कर रहा था। कोमल चुपचाप उस कमरे से बाहर आ जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन नितिन कोमल से कहता है, सुनो कोमल, आज मेरे बॉस का जन्मदिन है, तो शाम को तैयार रहना, हमें साथ में पार्टी में जाना है, ठीक है? जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। और जरा ध्यान से, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, वरना मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। नितिन की बात मानकर कोमल जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर में नितिन और कोमल दोनों ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां और भी बहुत सारे वकील मौजूद थे और उनकी पत्नियां भी। उन्हीं में से एक नितिन के बॉस की पत्नी नितिन से कहती है, अरे नितिन, ये तुम्हारी बीबी है? क्या नाम था इसका? शायद कोमल। जी हाँ मैडम, आपने सही कहा, मैं ही हूँ इनकी पत्नी कोमल। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। मैंने सुना है कि नितिन तुमसे बहुत प्यार करता है। और एक मेरा पति है जिन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं, पूरा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। जी मैं ऐसा नहीं करता, मुझे पता है कि बीवी को समय देना भी जरूरी है, और वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो इसे टाइम देना भी जरूरी है। क्यों कोमल, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा इन्होंने। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी नितिन कोमल से गुस्से में पेश आता तो कभी बहुत प्यार से। इसी सोच में वो डूबी थी। तभी नितिन कोमल के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और गलती से कोमल के हाथों वो ड्रिंक नितिन के जूते पर गिर जाती है। उस वक्त नितिन कुछ नहीं कहता, और जब दोनों पार्टी से घर आते हैं तो नितिन घर आते ही कोमल को एक जोर का चाटा मारते हुए कहता है, अरे तुझे पता भी है कितने महंगे जूते हैं ये? तेरे बाप का पूरा घर जाएगा इसमें, और तूने ये खराब कर दिए, अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन मैंने ये जानकर नहीं किया, सच में मुझसे गलती से हुआ था। हाँ हाँ, अगली बार गलती का मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इस बार सजा ही ऐसी दूंगा। इतना कहकर नितिन अपनी बेल्ट निकालकर कोमल की उससे पिटाई करता है। कोमल पर हो रहे अत्याचार की आवाज उसकी सास को भी आ रही थी, लेकिन वो खुद से कहती है, मुझे लगा था शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहीं मैंने अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में इस बेचारी की जिंदगी तो खराब नहीं कर दी। अब कोमल समझ चुकी थी कि उसका वकील पति जो दूसरी अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाता है, वो खुद अपनी ही पत्नी पर अत्याचार करता है। वो एक साइको है। कोमल उससे बचने के लिए अपने मायके जाती है और अपने माता पिता को सब सच बताती है, जिसके बाद उसके घर वाले नितिन के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और कोमल पर उसके वकील पति ने जो जो अत्याचार किए थे उसकी उसे सजा मिलती है और कोमल अपने दुखों से उभरने की कोशिश करती है। ये कहानी है बलजीत की, जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। बलजीत की माँ विधवा थी। बलजीत की माँ कमला बलजीत की शादी मनीषा नाम की एक लड़की से करवा देती है, लेकिन बलजीत नेहा से प्यार करता था और इस बारे में कमला को नहीं पता था, और अपनी माँ की खुशी के लिए बलजीत ने मनीषा से शादी कर ली। ऐसे ही समय बीतता है और बलजीत रोज नेहा से मिला करता। ऐसे ही एक दिन नेहा बलजीत से कहती है, बलजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कब तक तुमसे ऐसे ही मिलती रहूंगी। मुझे भी अब तुमसे शादी करनी है। तुमने सब कुछ जानने के बाद भी उस लड़की से शादी कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम उसके साथ एक ही छत के नीचे रहो। मैं अपनी खुशी से उसके साथ नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, और तुम्हें ये बात पता भी है कि घर से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं कब तक तुम्हारी मजबूरियों में फंसी रहूं? मुझे अब तुमसे शादी करनी है, नहीं तो भूल जाओ मुझे और रहो अपनी बीवी के साथ। जैसे शादी की है वैसे ही। नेहा को अब बलजीत से शादी करनी थी, लेकिन बलजीत भी मजबूर था, पर वो नेहा से प्यार भी बहुत करता था। समय यूं ही बीतता है और बलजीत देर रात अपने घर आता है। बलजीत ने शराब पी रखी होती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। मनीषा बलजीत को ऐसे देखकर उसके हाथों को अपने कंधे पर रखती है और उसको अंदर कमरे में ले जाती है। कमला ये सब चुपचाप देख रही होती है और ये सब देखकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह मनीषा रसोई में खाना बनाकर सबके लिए लेकर आती है। बलजीत खाना खा रहा होता है, तभी कमला बलजीत से कहती है, ये सब क्या है बलजीत? कल रात तू कहाँ था और तूने शराब भी पीनी शुरू कर दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की?
आज तक तेरे पिता ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया और तू शराब पीकर घर आया है। ठीक तरह से चल तक नहीं पा रहा है तू। मैंने देखा कैसे बहू तुझे अपने कंधे पर उठाकर कमरे तक ले जा रही थी। माँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था जिसने मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी। मैं आगे से इन सब चीजों का ख्याल रखूंगा। इतना कहकर बलजीत बैग लेकर ऑफिस चले जाता है। मनीषा रसोई में रसोई की सफाई कर रही होती है। तभी कमला मनीषा के पास जाकर उससे बोलती है, बहू देख, मुझे पता है तुझे कल रात बलजीत की हरकत को देखकर बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने उसे समझाया है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। माँ जी कोई बात नहीं, उनको संभालना मेरा काम है क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और आपने समझाया है उन्हें, तो अब वो नहीं पियेंगे। और उन्होंने कहा तो कि दोस्तों की पार्टी में दोस्तों ने जबरदस्ती की थी। अपनी बहू की बात सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बलजीत फिर से नेहा से अपने ऑफिस के पीछे वाले पार्क में मिलता है। नेहा बलजीत से बोलती है, तुमने कुछ सोचा हमारी शादी के बारे में या आज फिर कोई बहाना देने वाले हो मुझे? मुझे पता है, वैसे भी तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, कोई प्यार नहीं करते तुम मुझसे। नेहा, तुमको क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे मनीषा को क्या बोलूंगा मैं और माँ को क्या जवाब दूंगा? अभी तो हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ। अरे कम से कम मुझे डाइवोर्स लेने तक का समय तो दो। नेहा बलजीत की एक नहीं सुनती और वो उसको बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है। बलजीत अब थक चुका था रोज रोज नेहा के कलेश से। बलजीत नेहा का हाथ पकड़ता है और पास के ही मंदिर में ले जाकर उससे शादी कर लेता है और उसको अपने घर लेकर जाता है। कमला ये सब देखकर बलजीत से बोलती है, ये सब क्या है? तुमने दूसरी शादी कर ली? आखिर तू भी तेरे बाप की ही तरह गंदा खून ही निकला। जैसे 25 साल पहले तेरा बाप मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़कर गया, वही नीच हरकत तूने भी आखिर कर ही दी। कमी क्या रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने ये सब किया? तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? जैसे तेरा बाप मेरे लिए मर गया था ना, वैसे ही आज से तू भी मेरे लिए मर गया। चला जा यहाँ से, चला जा तू यहाँ से, मेरे घर से। कमला मनीषा के पास जाती है और अपने हाथों से उसके माथे का सिंदूर पोंछ देती है और उससे बोलती है, मर गया आज से तेरा पति, आज से तू भी विधवा है और ना ही मेरी कोई संतान है। मनीषा रोने लगती है। नेहा और बलजीत दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते और बिना बोले वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। मनीषा रोती हुई अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी ये चूड़ियाँ तो रहने दीजिए ना, इसे मत उतारिए ना माँ जी। मैं ये लाल चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ। सिंदूर, ये लाल साड़ी तो त्याग ही रही हूँ ना माँ जी। क्या करेगी ऐसे पति का जो जीते जी तेरा हुआ ही नहीं? उसे तो मर ही जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर तुझे ये लाल चूड़ियाँ पहननी है तो पहन, लेकिन तू विधवा है, तेरा पति मर गया है, इस बात को मत भूलियो। ऐसे ही समय बीतता है और अगली सुबह मनीषा एक सफेद साड़ी पहनकर और हाथों में लाल चूड़ियां पहनकर रसोई में काम कर रही होती है और इधर उसकी सास टीवी पर समाचार देख रही होती है। तभी कमला के घर कमला की पड़ोसन विमला आती है और कमला से कहती है, अरे बिमला, तू अचानक यहाँ? क्यों नहीं आ सकती क्या? अब यहाँ आने के लिए मुझे भी किसी से पूछना पड़ेगा क्या? अरे नहीं बिमला, ऐसी बात नहीं है। बैठ, मैं भी बहू को बुलाती हूँ, 2 कप चाय बना लेगी। कमला आवाज देते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, अरे बहू कहाँ है? जरा 2 कप चाय बना ला, बिमला आई हुई है। जी माँ जी, अभी लेकर आई। कुछ ही देर बाद मनीषा अपनी सास कमला और पड़ोसन विमला के लिए चाय बनाकर लाती है और उनको दे देती है। विमला जैसे ही मनीषा को सफेद साड़ी में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो बीच में बोल पड़ती है, अरे ये सफेद साड़ी, इतनी बड़ी बात हो गई कमला, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे अब तो बता, बलजीत के साथ क्या हुआ? अभी तो इन दोनों की शादी के ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और ये दिन भी आगे बेचारी के। हाँ, मर गया मेरा बेटा और मेरी बहू विधवा हो गई। लेकिन तेरी बहू ने ये सफेद साड़ी के साथ ये लाल चूड़ा क्यों पहना है? विधवा है तो इसको पूरी तरह से विधवा की तरह रहना चाहिए ना? मनीषा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कमला अब विमला को बलजीत की हुई हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर विमला कमला से कहती है, अरे मुझे माफ कर दे कमला,
मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं विमला, जब किस्मत ही खराब हो किसी औरत की तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। अब पता नहीं क्या कमी रह गई थी जो मेरा बेटा ऐसा निकला। कुछ देर बाद विमला वहाँ से चली जाती है और अब सभी लोग मनीषा को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन मनीषा और उसकी सास कमला बाजार से आ रहे होते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें मनीषा को देखकर मनीषा को कहती है, अरे देखो कैसी बेशर्म औरत है, पति के मर जाने के बाद भी इसके तो शौक ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर, कैसे लाल चूड़ी पहन के घूम रही है। जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो 1 मिनट नहीं लूंगी तेरी लंबी जुबान खींच के फेंक देने में। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? कमला अपनी बहू को लेकर अपने घर में आ जाती है। मनीषा अब इन सब चीजों से बहुत थक गई थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मनीषा अपनी वो लाल चूड़ियां भी उतार के फेंक रही होती है। तभी कमला वहाँ आ जाती है और मनीषा से कहती है, क्या हुआ बहू, तू इन चूड़ियों को आज निकाल कर फेंक क्यों रही है? नहीं माँ जी, आपने ठीक ही कहा था, जो मेरा है ही नहीं, जो मेरे लिए मर गया है, आखिर मैं क्यों उसके नाम की ये चूड़ियां पहनूं? आज से मैं भी आपकी तरह विधवा हूँ और ऐसे ही रहूंगी जैसे एक विधवा को रहना चाहिए। मनीषा की बात सुनकर कमला को बहुत दुख होता है और अब वो अपनी बहू को ऐसे नहीं देखना चाहती थी। तभी वो अपनी बहू से कहती है, देख बहू, बहुत हो गया, अब तू ऐसे नहीं रहेगी। जो भी तेरे साथ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है और जो जिंदगी मैंने जी है वो तुझे नहीं जीने दूंगी। कुछ ही दिन में मैं तेरी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा दूंगी ताकि तू अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जिए। कुछ समय के बाद कमला अपनी बहू मनीषा की शादी विशाल नाम के एक लड़के से करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।